नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की जो कहानी है ना, नरेश पहलवान ट्रक ड्राइवर की है। साल 1980 की, यानी 80 की दशक की ये घटना है। लगभग इस घटना को बीते 45 साल हो चुका है। नरेश जी की उम्र उस टाइम में, जब इनके साथ में ये घटना घटी थी, तो 25 साल की थी। आज वो 70 के आसपास के हैं, ऊपर या नीचे। तो हुआ क्या था उनके साथ में, आइए चलते हैं उनकी कहानी में, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात को नरेश पहलवान जी के साथ में ऐसा क्या घटा था। दोस्तों, वो दिसंबर का महीना था। नरेश पहलवान जो थे ना, इकलौते भाई नहीं, दो भाई थे ये। इकलौते नहीं थे, दो भाई थे। इनसे एक 3 साल बड़ा भाई था और दोनों भाई मिलकर के ट्रक चलाने का काम करते थे और ज़्यादातर ये कोयले की सप्लाई करते थे। इसमें इनको फ़ायदा मिलता था। जाते थे धनबाद से, वहाँ से कोयला लोड करते थे और ईंट भट्ठा वालों को जा कर के अच्छे दामों में बेच देते थे। वहाँ से सस्ता कोयला खरीदते थे और फिर सब कुछ जोड़ जाड़ करके ट्रक के भाड़ा सब कुछ लगा लोगों के भट्ठे मालिक को और सही में बेच देते थे। इनसे इनको फ़ायदा भी होता था। वैसे तो हमेशा ही दोनों साथ चलते थे। कभी नरेश जी ट्रक चलाते थे और कभी उनका बड़ा भाई। लेकिन उस रात बताते हैं ना कि कोयले की थोड़ा अब कमी पड़ गई थी। कोयला बाज़ार में थोड़ा सा अब मिल नहीं रहा था जल्दी से, सस्ते भाव वाला। महंगे भाव वाला तो था, लेकिन हमें कम से कम वाला कोयला चाहिए था। हमारा गाड़ी तो उस दिन कैसे भी लोड हो चुका, लेकिन हमने सोचा कि अब अगली बार आएंगे तो शायद नहीं मिलेगा, कोयले का इंतज़ाम करना चाहिए। हम दोनों में से एक कोई रुक जाए, कोयले का इंतज़ाम करें और एक जा कर के कोयला अब ईंट भट्ठा पर डाल के आ जाए। अब मेरा बड़ा भाई तो वहाँ पर रुक जाते हैं कि तू जा, तू निकल जा और फिर खाली करके जल्दी से आ जाना। हमारी दुनिया उसी जगह पर सिमट के रह गई थी, कोयला का काम करना और ईंट भट्ठे को बेच देना। नरेश जी बताते हैं, लेकिन मैं कोई पहलवान नहीं था। नाम पड़ गया था मेरा पहलवान, नरेश पहलवान। मैं छोटे छोटे बाल रखता था और जो कदकाठी थी थोड़ी मजबूत थी, तो लोगों को शक हो जाता था कि मैं कहीं पहलवानी वगैरह तो नहीं करता है। और एक बार जो नाम प्रचलित हुआ तो नरेश के साथ में पहलवान पहले आ जाता था। पहलवान, पहलवान ट्रक ड्राइवर, पहलवान, वो वाला पहलवान, बस प्रचलित हो गया था मैं अपने यार दोस्तों में। और बस यही नाम से हमें जानते थे, बुलाते थे। लेकिन घर में मुझे नरेश ही सब बोलते थे। और मैं बताऊं ना, मैं हमेशा अपने बड़े भाई के साथ में ड्राइवरी करता था और वो बड़ा स्ट्रिक्ट थे ड्राइवरी में से लेकर के। और हर मामले में वो समझाते रहते थे कि देख नरेश, अब तू जवान हो चुका है, 25 साल तेरी उम्र है, तो ऐसे कोई काम मत करना। रोड में बहुत सारी लड़कियां तुझे दिखाई देगी, इशारे करती है, रोकने कहती है। कई बार ट्रक वाले गलतफहमी में जाकर फंस जाते हैं, उनके साथ लूटपाट भी हो जाता है और कुछ ऐसी भी होती हैं जो उनका अब दिल बहलाती भी है। तुम इस चक्कर में कभी मत फंसना। मुझे जितना समझाते थे ना, मैं सच कहूँ ना कि मुझे लड़कियों में बड़ा इंटरेस्ट था और मैं आज तक किसी लड़की के इतना नज़दीक पहुँचा भी नहीं था। लेकिन उस रात मैं अपना कोयले का ट्रक ले करके निकलता हूँ और जब मैं अपने एरिया क्षेत्र में पहुँचता हूँ जहाँ पर मुझे अब ईंट भट्ठा में कोयला सप्लाई करना था, रात के करीब 10 बजा हुआ था। और उस वक्त में लग रहा था ना कि बहुत सारी अब रात हो चुकी है, मतलब आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका है। शुक्र था कि पूनम की रात थी, चांद निकला हुआ था। लेकिन मौसम दिसंबर वाला था, दिसंबर का महीना था। हवा में ठंड थी, धुंध भी था। कई पल तो मुझे लगता था कि रोड पर कोहरा अब छा गया है। अतः मुझे बड़ा संभल संभल करके अपने ट्रक को लेके चलना पड़ता था। मेरा इरादा था कि मैं 11 बजे के आसपास तक ईंट भट्टे पे पहुंच जाऊंगा और फिर जाकर आराम करूंगा और सुबह में मजदूर आएंगे और तब मेरा ट्रक खाली हो जाएगा। बस यही सोच करके मैं अपने ट्रक को अब देखता था कि हाँ, सड़क खाली है, कोहरा नहीं है,
तो मैं तेज़ी से ट्रक चलाता था, क्योंकि मुझे नींद की खुमारी महसूस हो रही थी और ऐसे झटके नींद के मुझे बार बार लग रहे थे। जब एक खास क्षेत्र में पहुंचता हूं ना, तो मेरी आंखें एकदम बोझिल हो जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब ट्रक चला नहीं पाऊंगा, कहीं मैं चलाऊं, कहीं दुर्घटना ना हो जाए। मैं बार बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऐसा आंखों की पलकें हो जाती जैसे भारी भारी हो रही है, जैसे मैं कोई नशा कर रखा हूं। ऐसे मेरी आंखें हो जाती है। इससे बचने का मैं एक ही तरीका जानता था कि ट्रक रोको और अपने चेहरे पर पानी वानी मारो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, बाथरूम वगैरह करो या थोड़ा सा टहल लो, मन फ्रेश हो जाता है, फिर आप ड्राइवरी कर सकते हो। यही फार्मूला मेरे भाई ने बताया था और यही फार्मूला मैं उस टाइम कर रहा था। ट्रक तो रोक दिया, धुंध भरा हुआ था रोड पर और जिधर देखो खेतों में हर तरफ धुंध ही धुंध दिखाई दे रहा था। अगर पूनम की रात नहीं होती ना, तो वो जगह बहुत ही डरावना होता। अब मैं ट्रक रोक देता हूँ, अब फिर नीचे उतरता हूँ, पानी का बोतल लेकर के कुल्ला फुल्ला करता हूँ, आंखें अपना धोने की कोशिश करता हूँ। अब फिर मैं बाथरूम जाता हूँ। अब बाथरूम से जब लौट के आता हूँ ना, मेरे ट्रक के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति, कम से कम नहीं तो 60+ था वो, लेकिन कोई ऐसा कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था जो ठंडी के रोक सके। जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं थोड़ा हैरत में पड़ जाता हूँ कि गरीब परिवार से हैं, बुजुर्ग हैं, ये मेरे पास में ट्रक के पास में क्यों रुके हुए हैं? क्या इनको कहीं आगे जाना है? मैं बड़े प्रेम से उनसे मिलता हूँ। बाबा जी, इस टाइम इतनी रात को वो भी पैदल जा रहे हो, कहाँ जाना है आपको? तब बताते हैं कि बच्चा, मुझे इस वाले रोड पर थोड़ा आगे जाके मेरा घर आएगा, मैं वहीं जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बेटा ठंड काफ़ी है ना, अब पैदल चलते चलते मैं थक चुका हूँ, मुझे अपने ट्रक में बिठा लोगे? बड़े धीरे धीरे आवाज़ में, जैसे मुंह से आवाज़ निकल नहीं रही हो साहब। मुझे बड़ा दया आती है। मैं कहता हूँ कि बाबा जी, आपके पास में कोई गर्म कपड़े कंबल वगैरह कुछ भी नहीं है? तब कहते हैं, बेटा आप गरीब हो ना, मैं अब महंगा सौदा कैसे ले सकता हूँ, मेरे पास में है ही भी नहीं बेटा। हाँ, घर पर कंबल है और उसे हमारे अब एक का तो गुजारा नहीं, सबका गुजारा होता है। जब उनकी ये बातें सुनता हूँ ना, तो मुझे उन पर दया आती है। कहते हैं, बाबा मैं चल ही रहा हूँ उधर में, हाँ बैठ जाओ। ट्रक में बैठ जाते हैं और तब मेरे पास में एक कंबल होता है। एक कंबल तो मेरा था और एक कंबल मेरा भाई का था। अब सोचा कि इस गरीब व्यक्ति को, इस बुजुर्ग व्यक्ति को मैं मदद करूं, कंबल दे देता हूं भाई वाला कि आप इसको लपेट लीजिए, देखिए ठंड काफ़ी है। अब मेरे व्यवहार पर बड़ा खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और मैं भी एक तरह से खुश हो जाता हूं उनको खुश देख करके। और मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे बोलते थे। अब मैं ट्रक चला रहा हूँ, ट्रक चलाते अब उनसे बात करना मुझे संभव नहीं दिख रहा था। एक तो आवाज़ बहुत कम निकलती थी, बहुत धीमी धीमी आवाज़ें बोलते थे, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं उनसे बात करना ही बंद कर दिया। अब धुंध थी ना, धुंध में सड़क भी अब संभल संभल के मैं रास्ता तय कर रहा था। तभी एक दोराहा आता है, 2 साइड रोड बटी हुई थी और ऐसा नहीं था कि इस रोड पर मैं पहली बार आया था। इस रोड पर मैं कई बार गुजर चुका था। जब मैं उस दोराहे पर पहुंचता हूं ना, तो ये रोड मेरे लिए अनजाना नहीं था। ये दोराहा आगे जाकर के एक ही रोड में फिर अब एक तरह से आ जाता था। मतलब एक तो था पुराना रोड और एक उसको अब बाईपास बनाया गया था। ये जो पुराना रोड था ना, ये सीधा वाला था और लेफ्ट साइड से जो नया रोड कटता था, वो एक तरह से बाईपास बन चुका था। पुराने रोड पर एक पुराना पुलिया था। अब जो वजन वाला खास करके ट्रक होता था ना, जब भी वो गुजरता था ना, तो एक तरह से रिस्क रहता था। और जो समझदार ड्राइवर हैं, अब पुराने रोड पर भरी हुई ट्रक लेकर नहीं गुजरते थे। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, तब मैं अपने नए वाले रोड पर ट्रक को मोड़ लेता हूँ और उसी वक्त वो जो बूढ़ा बाबा बैठे थे ट्रक में, अब कहते हैं, रोको 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 रोको। मुझे लगा कि क्या यहीं उतरेंगे। मैं ट्रक तो रोक देता हूँ, अब फिर कहता हूँ, बाबा आप यहीं उतरोगे? यहाँ तो अभी कोई बस्ती अब है नहीं, आगे चल कर के है सब। अब बाबा कहते हैं कि इस रास्ते से चलो ना,
पुराने रास्ते से। मैं कहने लगा कि बाबा मेरा ट्रक भरा हुआ है, खाली नहीं है, लोड है, कोयला भरा हुआ है, वज़न है, और इसमें जो रोड है ना पुराना है, पुलिया पुराना है, अब हम इस पर लोड ट्रक लेकर नहीं गुजर सकते, रिस्क होता है। खाली ट्रक होता तो मैं गुजार भी देता। तब बाबा मायूस हो गए, कहने लगे कि मुझे तो इसी रोड से जाना था, आगे चल कर के मेरा घर आ जाएगा। और तब मैं कहने लगा बाबा मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस रोड पर अपना ट्रक लेकर के नहीं जा सकता, भरा हुआ ट्रक। अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, कोई गाड़ी गुजरेगी तो आप लिफ्ट ले लेना, छोटी गाड़ियाँ गुजरती रहती है। मैं उनको वहीं उतार देता हूँ, लेकिन वो जाते नहीं हैं, उसी दोराहे के पास में खड़े होकर के और मेरी तरफ देखते रहते हैं, जैसे कुछ मेरे से बोलना चाहते थे, और वो ना जाने क्यों बोल नहीं पा रहे थे। खैर मैं वहाँ से अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ता हूँ, नए रोड से निकलता हूँ। इस रोड पर मैं 2-4 बार गुजर चुका था। जब मैं बाईपास वाले रोड पर निकलता हूँ ना, तब आगे चल कर के मुझे उस रोड पर कुछ रोशनी सी दिखाई देने लगती है। हालांकि करीब आधी रात से पहले का एक टाइम था, ठंड काफ़ी थी, और ठंड में जो हवा चल रही थी ना, बहुत ही तेज़ चल रही थी। ठंड का एहसास उस रात को मुझे भी हो रहा था। अब इच्छा थी कि गर्मा गर्म कुछ मिल जाए, कुछ चाय वगैरह मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। जिस एरिया में मैं गुजर रहा था ना, उसमें रात के टाइम में कोई ढाबा, कोई होटल, ऐसा कुछ खुला नहीं रहता था। वो जो वक्त था अलग ही था। खैर मैं जब रोशनी देखता हूँ ना, तो मेरा ध्यान आकर्षित होता है। अरे भाई, रोशनी दिखाई दे रही है, इसका मतलब कोई ना कोई ढाबा खुला हुआ है। बाकी मैं जब आगे जाता हूँ ना, तब मैं देखता हूँ कि ढाबा तो नहीं, लेकिन एक ढाबे जैसा ही कुछ है, और वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर कुछ अब ऐसा बैठने का स्थान भी है, लेकिन वहाँ ना तो कोई ट्रक खड़ा है, ना कोई और गाड़ी। मतलब ढाबा खुला हुआ है, छोटा मोटा ढाबा है, इतना विशाल ढाबा तो है नहीं। मुझे तो बस चाय पीने की इच्छा जाहिर हो रही थी। मैं सोचा कि थोड़ा ठंड में गर्माहट मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वही सोच करके मैं अपना ट्रक वहाँ पर रोक देता हूँ। ढाबे के पास में जाता हूँ, तब मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि ऐसा था कि काउंटर पर कुछ पतीले वगैरह सजे हुए थे, देखने में ढाबा ही लग रहा था, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है ना। तब मैं आवाज़ लगाता हूँ कि यहाँ कोई है, इस ढाबे में कोई है, मुझे चाय की ज़रूरत है। तब अंदर से अंदर कमरे बने हुए थे, शायद अंदर लंबा जगह था, और उसमें से एक खूबसूरत ज्योति निकल करके अंगड़ाई लेती हुई और आके अब मेरे सामने खड़ी हो जाती है। क्या चाहिए आपको? चाय? थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं अभी बना देती हूँ, आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, अब बहुत ही बेहतरीन चाय मैं बनाऊंगी। आपका सारा अब एक तरह से शरीर है ना, एकदम अच्छा हो जाएगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, ऐसा मैं चाय बनाती हूँ। मैं जब उनकी बात सुनता हूँ, उस मैडम की बात सुनता हूँ, तो मैं उसमें ध्यान नहीं देता हूँ। मैं ध्यान देता हूँ उनके शरीर में, उनके चेहरे में। मैं अब लड़कियों के लिए तरसता, एक तरह से कभी ऐसा इतना नज़दीक मामला बना नहीं था। ख़ास करके खूबसूरत लड़की मेरी कमज़ोरी थी। जब मैं देखता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की है, ढाबा चला रही है, इसका मतलब इसका परिवार भी यही होगा। मैं बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन उसको घूरते रहता हूँ। तब तक वो काउंटर पर आ जाती है, तब तक मेरी नज़रें उसकी पीछा करती है। देखने में भला की खूबसूरत थी। मैं नौजवान था, मैं अब उसका सुंदरता में एक तरह से खो गया था। वो बार बार अपना काम करते हुए मेरी तरफ देख करके मुस्कुरा देती थी। कहती आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए ना, ठंड काफ़ी है, बैठ जाइए आप। और मैं अब एक कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, लेकिन मेरी जो निगाहें हैं ना, उस लड़की पर जमी रहती है। लड़की जैसे अपना कोई काम कर रही है, चाय बनाने की कोशिश कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन मेरा ध्यान अब कहीं पर नहीं, बस उसके शरीर पर टिका हुआ था। मैं बारंबार उसको देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी लड़की मेरी दोस्त होती, ऐसी लड़की दोस्त होती। लेकिन मेरा नसीब कहाँ, हमेशा तो भाई साहब आप मेरे साथ में रहते हैं। कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता है कि कभी किसी लड़की से मैं अब प्रेम से बातें कर सकूं।
ये सब अपने मन में सोचता रहता हूँ। अब मैं अपने एक तरह से अब उस लड़की को देखते हुए मन में अब एक जिज्ञासा, एक तरह से मन ऐसा हो रहा था कि बस ये मेरी दोस्त बन जाए, कैसे भी करके मैं इससे बात करूं। मैं इस तरह की कल्पना करने लगा था। वो लड़की अभी भी अपना काम कर रही थी और मुझे ठंड भी लग रही थी। मैं कंबल तो ओढ़ करके नहीं आया था, ट्रक में रखा हुआ था। और तब मैंने कहा, यहाँ पर आग वगैरह का इंतजाम आपने नहीं किया है। और तब वो हंसते हुए कहने लगी, आग बुझ चुका है, कोई था ही नहीं। आपको तो पता है, आप तो ट्रक वाले हैं, कि यहाँ पर 8-9 बजे के बाद में बहुत ही ट्रक कम गुजरता है। अब वो ठंड का टाइम में तो खास करके मैं तो ऐसे ही आप ढाबा अपना खोल रखे थे कि चलो कोई भूला भटका आ जाएगा तो उसके लिए मैं कुछ मदद कर दूंगी, चाय वाय बना दूंगी, कुछ खाने को चाहिए तो मैं उसको दे दूंगी। अब मैं तो अंदर सो रही थी, आपकी आवाज़ सुन करके मैं बाहर आई। ये सब बातें जो कर रही थी ना, मुस्कुराते हुए बोल रही थी। अब मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था उसका बिहेवियर, मुस्कुरा करके बातें करना, और अपना काम भी कर रही थी, चम्मच जैसे हिला रही थी। मैं वाकई में ठंड में कांप रहा था। ठंड का असर था उस रात, तेज तेज हवा जो चल रही थी। तब उसको लगा कि मैं बाकी परेशान हूँ ठंड से। उसके शरीर पर ऐसा गर्म कपड़ा था नहीं, एक कपड़े के अंदर में थी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब वो मुझसे कहती है कि अगर ज़्यादा ठंड है ना तो आप अंदर वाले कमरे में बैठ जाइए, वहाँ पर गर्माहट है, ये जो हवा का असर है ना अंदर वाले कमरे में नहीं है। मैं वहीं पर लेटी हुई थी। सच कहूँ ना, जब वो बोलती है ना तो मैं देरी नहीं करता हूँ। अब मैं अंदर वाले अब जगह में गैलरी में घुसता हूँ तो देखता हूँ कि एक बड़ा सा हॉल है, उसमें अब एक चारपाई भी बिछी हुई है, कुछ अकड़म बकड़म सामान जैसे ढाबे में लोग रखते हैं ऐसा रखा हुआ है। मैं उस चारपाई पे जाकर बैठ जाता हूँ, पास में कंबल पड़ा होता है। ठंड का इतना असर मुझ पर हुआ था, ये ट्रक से उतरने के बाद में होता है। जब मैं ट्रक में था तो इतना ठंड नहीं लग रहा था, खिड़की जो बंद थी। बाहर आने के बाद में ऐसा अब मुझे महसूस होने लगा, कंबल ओढ़ लेता हूँ। और वो जो लड़की थी ना, करीब 5-7 मिनट हो चुका है, ऐसा कौन सा चाय बना रही है जो अभी तक बना के नहीं लाई। लेकिन मैं उस कंबल के अंदर में अपने को गर्माहट महसूस कर रहा था। और उस कंबल में एक खुशबू भी परफ्यूम की लगी हुई थी। मुझे लगा कि लड़की जरूर लगाती होगी, ये उसी का कंबल है। देखो कंबल में इतना अगर खुशबू आ रही है तो उसके बदन में कितना खुशबू होगा। मैं जैसे अपने सपने में खो जाता हूँ और तभी लड़की की आवाज़ आती है, आप आराम से बैठे हैं ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना। तब मैं आवाज़ देता हूँ कि नहीं नहीं तकलीफ़ नहीं है, मैं आपका कंबल ओढ़ लिया हूँ। तब कहती है कोई बात नहीं, वो मेरा ही कंबल है, मैं अभी आती हूँ। आई तो खाली हाथ, कोई चाय का कप का प्याला नहीं, ना कोई चाय से भरा हुआ गिलास, खाली हाथ आती है। वो कंबल जो मैं आधे अधूरे ओढ़ रखा था, वो मुझे अब ऐसे उड़ाती है जैसे मैं उसका घर परिवार का मेंबर हूँ। बिल्कुल पास में आ जाती है, इतना पास आती है ना कि उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकराती है। दिल तो कर रहा था कि मैं अपनी बाहों में भर लूँ। उस वक्त मैं जो बता रहा हूँ मेरे साथ में ऐसा ही सब चल रहा था। मेरी सांसें गर्म हो चुकी थी, दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। तभी वो इटलाती हुई अंदर चली जाती है, कुछ सामान को निकालती है और फिर आगे मेरी तरफ देखती हुई और फिर काउंटर के पास पहुंच जाती है। अब दिखाई नहीं दे रही है। मैं उस टाइम सच कहूँ ना कि मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। इतनी नज़दीक सुंदर लड़की जिसके जिस्म से खुशबू उठ रही थी, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर रहा था। ऐसा खूबसूरत लड़की मुझे आज तक इस क्षेत्र में तो दिखाई नहीं पड़ी थी, इतनी खूबसूरत थी। तभी वो फिर खाली हाथ आती है। मैं बोल भी नहीं पाता हूँ कि मेरा चाय कहाँ है। बस ऐसा लगा कि उसका नशा मेरे सर पर चढ़ के बोल रहा है। वो आ रही है तो मैं उसको घूरते जा रहा हूँ। वो फिर अंदर जाती है, हॉलनुमा कमरा था, कोई सामान लेके आती है, फिर काउंटर पर जाती है। मैं उसको जाता हुआ आता हुआ देखता हूँ। दिल तो कह रहा था कि सारी रात ऐसे ही इस जगह पर रहूँ, इसको आते जाते देखता रहूँ। चाय तो गया तेल लेने के लिए, चाय से कोई मतलब नहीं है। उस टाइम मुझे यही अच्छा लग रहा था, इससे बड़ा गर्माहट मुझे क्या मिल सकता था। कंबल उसी का मैं ओढ़े हुए था। अब वो आ रही थी जा रही थी,
मुझे बहुत ही उस टाइम सुंदर लग रहा था। तभी वो फिर आती है अपने हाथ में अब कोई सामान लिए हुए प्लेट में रख करके। कहती है आप मिठाई चेक चेक कर देखिए, ये मिठाई मैंने खुद बनाया है, आप ज़रा चेक करके बताना कि इसमें कैसा स्वाद है। अभी मैंने किसी को दिया नहीं है, पहली बार मिठाई बनाई हूँ, ज़रा आप चेक करके बताइए कि इसमें स्वाद कैसा है, क्या ग्राहक इसको पसंद करेंगे, और तब मैं इसको बहुत सारा बनाऊंगी। मैं अपना कंबल से हाथ निकालता हूँ, प्लेट पकड़ता हूँ, और जो प्लेट है ना बर्फ़ की तरह ठंडी हुई पड़ी थी। अब मैं ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। अब उसका दिया हुआ मिठाई भला मैं क्यों ना खाऊं। मिठाई को मैं अब स्वाद लेता हूँ। वाकई में पूरे शरीर में ठंडक का एहसास होने लगता है, जैसे लगता है कि मेरा शरीर जो है ना बर्फ़ में बदलता जा रहा है। ऐसे अब हाथ पैर मेरा ठंड से कांपने लगते हैं। मिठाई तो खा लेता हूँ, लेकिन मेरे दांत भी बजने लगते हैं, इतनी सर्दी की एहसास होती है। वो फिर आती है, चाय लेके नहीं, खाली हाथ। मेरी हाल देखती है, कहती है तो आपको तो बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड लगी हुई। अब मैं कांपते हुए कहता हूँ कि हाँ, ये मिठाई खाने के बाद कुछ ठंड का एहसास ज़्यादा ही हो रहा है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे दांत बज रहे हैं ठंड के मारे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी तालाब से ठंडी का टाइम नहा कर निकला हूँ, वैसे ही मुझे लग रहा था। तब कहने लगी मैं आपकी मदद करूं। मैं कहने लगा हाँ हाँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, आप मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो मैं तो ऐसे ही ठंड में मर जाऊंगा। देरी नहीं करती है, पलक झपकते ही आप उसी कंबल में आ जाती है, आज जैसे मुझे बाहों में भर लेती है। इसके बाद सच कहूँ ना, वो ठंड कुछ देर तो जरूर लगी, लेकिन वो धीरे 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 ठंड जाती रही। उसकी शरीर की गर्मी से मुझे गर्मी अब मिलने लगी थी। आज सच कहूँ, वो सुनहरा मौका खुद उसने मुझे दिया था। अब इसके बाद वही होता है, आप समझ सकते हैं। हम और वो खूबसूरत लड़की, उसी का घर, उसी का होटल, उसी की चारपाई, उसी का कंबल, और हम दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। कब मुझे नींद आ जाती है और मुझे पता नहीं होता है। मैं थकान से चूर होकर के सो जाता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। जब मेरी आँख खुलती है ना, आज जो मैं देख रहा हूँ ना, मेरी समझ से परे है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ क्या। ऐसी जगह पर तो मैं आया नहीं था। ये कौन सा जगह है? वो जगह बिल्कुल बदला हुआ था, वो ढाबा दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई पुराना खंडहर है, और उसमें रोशनी कहाँ से आ रही है मुझे ज़रा भी मालूम नहीं है। तब मैं देख रहा हूँ कि जैसी लड़की के साथ मैं रात बिताया था, वैसी ही लड़की अब चेहरा दूसरी तरफ किए हुए अब कुछ खा रही है, चबा चबा करके कुछ खा रही है। उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं खंडहर के चारपाई पर नहीं, मेरे जिस्म पर कोई कंबल नहीं, बिना कंबल का अब मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ। मेरे सारे कपड़े खुले हुए हैं, शर्ट का बटन खुला हुआ है। अजीब सी बदबू मेरे शरीर से आना शुरू हो चुका था। मैं सच कहूँ ना, मुझे लगा कि एक भयानक सपना है। ये सपना के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो एक सुंदर लड़की के साथ रात बिताई थी। अब मुझे कब नींद आ गई, शायद ये नींद में हूँ। ये सपना मेरा टूटेगा जब मेरी आँख खुलेगी। मैं अपनी आँख बंद कर लेता हूँ, और फिर जब खोलता हूँ, फिर वही दृश्य मुझे दिखाई देता है। मेरे शरीर से बदबू सी आ रही थी, मेरे शर्ट के बटन सारे खुले हुए, और वो जो लड़की थी अभी भी उसका पीठ मेरी तरफ था, और वो कुछ खा रही थी, जोर जोर से कड़कने की, जैसे हड्डी कोई टूट रही हो, ऐसा वो खा रही थी। अचानक मेरी तरफ मुड़ती है। शायद उसको अंदाजा लग चुका था कि मैं अपने होशो हवास में हूँ। जैसे ही मुड़ती है ना, उसका वो रूप देखता हूँ ना, तो मैं कांप जाता हूँ। वो खूबसूरत लड़की एक ऐसे रूप में थी जिसको देख करके मैं अब ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरा भयानक, और कोई मांस का टुकड़ा अपने मुंह में लिए हुए, उसके होठों पर जैसे खून दिखाई दे रहा है। जब मैं देखता हूं ना, तो मैं चीख पड़ता हूं। डर के मारे उठने की कोशिश करता हूं, लेकिन
ऐसा लगता है कि शरीर की सारी शक्ति जैसे किसी ने निचोड़ रखा है। मैं उठने में असमर्थ होता हूँ। और तब तक वो लड़की अब तो थी नहीं, वो एक भयानक शैतान जैसी बन चुकी थी। अब मुझे देख करके जोर से हंसती है। उसकी हंसी की आवाज़ आज ही मेरे कानों में गूंजता है। अब मुझे लगा कि अब मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे जाल में फंस गया हूँ और ये लड़की ने मुझे जाल में फंसाया है, अपना खूबसूरत जिस्म दिखा करके। अब मुझे तो अब इस जगह पर कैद कर रखा है। मेरे शरीर के साथ में इसने क्या क्या किया है मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था। अब मैं भरपूर उठने की कोशिश करता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे जादू से मेरे शरीर को उसने बांध रखा है। और तभी वो बोलती है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ ना, अब इसको जरा मैं भोजन कर लूँ और तब मैं तुम्हारे ऊपर मैं ध्यान दूंगी। तुम्हारे गर्म खून पीने का बहुत ही दिल कर रहा था, लेकिन ये मांस पड़ा हुआ था ना, मैं सोचा पहले इसको भोजन कर लूँ और तब मैं तुम्हारी तरफ आऊँगी। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहो, ऐसे ही पड़े रहो, तब तक मैं इस भोजन को ख़त्म कर लूँगी। अब मैं समझ गया था, मैं ऐसे एक पिशाचनी के जाल में फंस चुका था जो रूप बदलने में माहिर थी। और उसने एक माया जाल रच करके उस जगह पर ऐसा साबित कर दिखाया था जैसे वो ढाबे की मालकिन हो, और मुझे अपने प्रेम जाल में फांस लिया था। मैं एकदम भयभीत था, डरा हुआ था। मैं समझ गया था कि अब यहाँ से जिंदा पहलवान तुम निकल नहीं पाएगा। अब तू फंस गया है, अब यहाँ से तू बिल्कुल सही सलामत तो बिल्कुल नहीं निकल सकता। अब मुझे लगा कि बस मौत मेरे पास खड़ी है, अब बस इंतज़ार कर रही है कब उसका अब वो समय आ जाए। मैं कुछ बोल नहीं सकता, डरा हुआ चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब गला भी मेरा बैठ चुका था। और उस रात को, अंधेरी रात उस जगह पर मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैं पूनम की रात में अब उस यात्रा पर निकला हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये पूनम की रात थी, चमकती हुई रात थी, लेकिन मैं एक ऐसे खंडहर में पड़ा हुआ था जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा अब दिखाई दे रहा था। कुछ छत टूटे हुए थे जहाँ से चांदनी की अब वो किरणें अब अंदर आ रही थी, और खास करके चेहरे पर उसको जो पिशाचनी थी उसके ऊपर पड़ रही थी। उसी वक्त बाहर में जैसे शोर होने लगा, ऐसा लगा कि कई लोग शोर कर रहे हों। और तब वो जो पिशाचनी थी, मेरी नज़र में पिशाचनी थी, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर वो है क्या चीज़। मैं तो उसको पिशाचनी बुला सकता हूँ। और वो पिशाचनी उस आवाज़ को सुन करके बड़ा बेचैन हो गई। इधर उधर कभी उठ के खड़ी हो गई, कभी मेरी तरफ देख रही है और कभी इधर उधर झांकने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो शोर था ना, बहुत ज़्यादा ही अब नज़दीक जैसे आता जा रहा। और जितना नज़दीक आ रहा था ना, वो शोर सुन करके बेचैन हो रही थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। ना जाने कैसा शोर था। मुझे लगा कि शायद मेरी मदद आ रही है, कुछ लोग इधर आ रहे हैं शोर करते हुए, क्या उनको जानकारी मिल चुकी थी। और तब तक मेरी जब आँख इधर से उधर होता है और उतने देर में ही वो जो पिशाचनी थी अब उस जगह पर दिखाई नहीं देती है, गायब हो जाती है, या पता कहीं चली जाती है। अंधेरे में मैं उसको ढूंढ नहीं पाता हूँ। और शोर अभी भी चल रहा है। कुछ देर ऐसे सुनाई पड़ता है कि जैसे बहुत सारे लोग आकर के पास में खड़े हो गए हों उस खंडहर के पास में, और ऐसे ही खाम खा के शोर मचा रहे हो, या कोई जानवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मुझे उस रात को लगा था। और तभी एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, अभी तक यहीं पड़ा रहेगा? जान गंवानी है कि जान बचानी है? मेरा हाथ पकड़ और निकल यहाँ से। जब मैं आवाज़ की तरफ मुड़ता हूँ ना, तो वही बुजुर्ग व्यक्ति मेरे सिरहाने पर खड़े दिखाई देते हैं। चेहरा उनका दमक रहा था। कंबल जो था ना, उनके शरीर पर नहीं था जो मैंने दिया था। जो वस्त्र पहले हुए थे, पहले मुझे दिखाई दिए थे, उसी वस्त्र में थे, लेकिन उस वस्त्र में से रोशनी सी चमक रही थी। मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ते हैं, उठ यहाँ से, अपनी जान गंवाने का इरादा कर रखा है क्या? कब से मैं तेरे चक्कर में लगा हूँ और तू यहाँ पर आराम कर रहा है। क्या तुझे फिक्र नहीं है कि तेरी जान जाने वाली है? जब मैं सब कुछ आवाज़ सुनता हूँ, एक तरह से मैं उठ के खड़ा होता हूँ, और जब मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि जो बंधन मेरे को किया गया था वो बंधन टूट चुका है। झटके से खड़ा होता हूँ और बुजुर्ग व्यक्ति मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे उस खंडहर से निकाल के भागता है। मेरे साथ जितना ताकत है दौड़ लगा ले।
और वो बुजुर्ग व्यक्ति 60 के ऊपर का और वो नौजवानों की तरह छलांगे मार रहा था। चल बेटा जल्दी निकल, नहीं तो फिर तू उसकी पकड़ में आ जाएगा। अब मैं फिर छुड़ा नहीं पाऊंगा, जितना जल्दी इस जगह से निकल ले। और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगता हूँ। आखिरकार हम उसी रोड पर आ जाते हैं। वहाँ पर मेरा ट्रक खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर कोई ढाबा नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, बस 2 पेड़ मुझे खड़े दिखाई दे रहे हैं। और वो बुजुर्ग कहते हैं जल्दी से ट्रक में बैठ, जल्दी से बैठ, नहीं तो तू बच नहीं पाएगा। हाँ, मैं जल्दी से ट्रक में बैठ जाता हूँ। कांपते हाथों से अब स्टीयरिंग संभालता हूँ, चाबी घुमाता हूँ और ट्रक स्टार्ट करके मैं चल देता हूँ। और तब तक मेरे साथ में बैठे हुए थे खिड़की में से सर निकाल करके बाहर झांक रहे थे, जैसे उनको अंदेशा है कि वो पिशाचिनी कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रही है। जब उस क्षेत्र से हम निकल जाते हैं ना, तब कहते हैं अब हम सुरक्षित हैं, अब ऐसा करो, ऐसी अब गलती दोबारा मत करना। मैं तुम्हें उसी जगह पर रोकना चाहता था कि तुम बाईपास वाले रास्ते से मत जाओ। मुझे मालूम था कि वो अपना जाल बिछा करके बैठी होगी और तुम नौजवान हो और उसके जाल में तुम निश्चित फंसोगे। लेकिन मैं तुम्हें समझाता कैसा, नौजवान थे ना तुम, सिर्फ मेरी बात को तुम विश्वास नहीं कर पाते। और मैं खड़ा बस देखता रह गया। लेकिन तभी मुझे लगा कि ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। अब मैं सब कुछ देख रहा था, तुम उसके कैसे जाल में फंसे, तुम तो उस पर बड़ा आशिक हो गए थे। देख लिया उसका असली चेहरा, देख लिया ना, अब भी तुम मुझसे प्यार करोगे। सब कुछ मुझे बताते हैं, समझाते हैं, और तब मैं हाथ जोड़ कहता हूँ कि बाबा आपने मेरी जान बचा ली। आप हैं कौन बाबा? तब बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे जैसे इंसान हूँ। ट्रक रोक दो, मेरा ठिकाना आ चुका है। मैं ट्रक को अब एक तरह से ब्रेक लगाता हूँ और एक झटके में उतर जाते हैं। तभी भी वो कम जो वस्त्र पहन रखे थे और उसमें मुझे नहीं लगता था कि इतनी अब सर्दी में उनकी रात कट रही होगी। मैं पूछना चाहता था कि बाबा मैंने अपना कंबल दिया था, कम से कम वो तो ओढ़ लेते। तब तक मैं उनको पहचान नहीं पाया था। जब वो कहते हैं कि निकल, अब अपने रास्ते निकल, यहाँ रुकना तेरे लिए ठीक नहीं है, बार बार मुझे कहते हैं, तब मैं अपना ट्रक आगे बढ़ाता हूँ। पीछे मुड़ मुड़ कर उनको देखता रहता हूँ, खिड़की से सर निकाल करके। कुछ ही देर में अचानक जैसे रोड से गायब हो जाते हैं। तब मुझे एहसास होता है कि अरे ये इंसान नहीं, इंसान के रूप में कुछ हैं, अलग थे, जो मुझे अब इस जगह से बचा करके निकाल के लाए हैं। सच कहूँ ना, उनके प्रति मैं श्रद्धा से अपना सर झुका दिया था और उसके बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। अव्वल तो मैं उस टाइम मैं अपने भाई के साथ ही चलता था। अब भाई के साथ चलना मतलब सुरक्षित रहना। कई सालों तक हम इस लाइन में रहे। अब फिर काम धंधा मंदा होने लगा तो हम ट्रक बेच बाच करके और कुछ नया काम कर लिए, और तब से हम ट्रक लाइन में आए नहीं। तो दोस्तों, ये थी नरेश पहलवान की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, कोई अपना आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर और मेरे मेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर और इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।